सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है कीर्ति दहिया और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल लेट्स हसल विद कीर्ति दहिया। सो आज का जो हमारा नया चैप्टर और नई यूनिट की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे पहले हम वाली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखी है। मैंने बहुत ही बेहतरीन और कंसाइज वे में विद इन 1 आवर तीनों चैप्टर कवर करवा दिए हैं। मतलब एक एक घंटे के सारे चैप्टर विद क्वेश्चंस। तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर ऑल। सीबीएसई एग्जाम के लिए वो बहुत है भाई। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अच्छे से उन वीडियोस को देखो बार बार और रिवाइज करो, ठीक है। आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम देख लेते हैं। कंटेंट्स की बात करेंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे सबसे पहली बात, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो बेसिक से लेके हम चलेंगे एक एक टर्म्स। अगर आपने एक भी टर्म मिस कर दी तो आगे आने वाला चैप्टर आपके लिए मुश्किल होने वाला है। तो सबसे पहली बात हम इंपॉर्टेंट टर्म्स की करेंगे। उसके बाद मेंडल साहब के कुछ इनहेरिटेंस के लॉज देखेंगे। फिर कुछ हमारे पास नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस होगी वो देखेंगे। फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक ऑर्डर से हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये चैप्टर रहेगा 2 पार्ट्स में क्योंकि बड़ा चैप्टर है और डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, पर हाँ थोड़े कंसेप्शनल क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। और वेटेज भी आपको काफी रखता है आपके एग्जाम्स में, नीट में भी और सीबीएसई में भी। तो इसको हम 2 पार्ट में करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, मेंडल के लॉज और हमारे पास कुछ अदर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। बाकी पार्ट हम कल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट टर्म्स की कर लेते हैं। तो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स यूनिट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात जेनेटिक्स की कर लेते हैं कि क्या होता है जेनेटिक्स। देखो, इट इज अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है। अब हमारे पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में आया उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी। अब उस आने में कुछ तो चेंज हुआ है ना, आप आइडेंटिकल तो नहीं दिखते हो ना अपने पापा या मम्मी जैसे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन वहां पे डीएनए में हो रही होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ उस डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हुआ है जिसको हम बोलेंगे वेरिएशन, ठीक है, जिसको हम वेरिएशन बोलेंगे। तो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी की बात करेंगे तो दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। इट रिजल्ट्स इन द रिजेम्बलेंस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स। रिजेम्बलेंस होंगी पर आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है। वेरिएशन की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर की बात करें, अ हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल आई कलर, एक कैरेक्टर है, टॉल है, आई कलर है, हेयर का कलर है, ये सारी चीज क्या है, कैरेक्टर है। ट्रेट की बात करें तो वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर, जैसे ब्राउन आई। अब देखो आई की बात हमने कर दी, अब आई में भी बहुत सारे कलर आते हैं, ब्राउन आई है, ब्लैक आई है, ब्लू आई है, तो ये सारे आगे हमारी ट्रेट में। एलील की बात करें तो एलील को सबसे पहले याद रखना है ये 2 पेयर में होगी, मतलब एक पेयर होगा इसका। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, ऑल्टरनेटिव है मतलब अगर एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव होगी, एक अगर ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है तो एक कम एक्सप्रेस कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे एग्जाम्पल दे रखा है टॉल और ड्वार्फ। कैरेक्टर एक ही है, हाइट इट इज अ कैरेक्टर, ठीक है। हम उस पैरामीटर में नाप रहे हैं कि हाइट कैसी है, तो उसमें हमारे पास क्या कॉन्ट्रास्ट आएगा, चाहे तो छोटी होगी चाहे बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टॉल या फिर हमारे पास डुआफ, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई, एलील। इसके बाद बात करते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सेम, सेम करेक्ट सेम। जैसे अलील मैंने बोला कि पेयर में होगी, तो अगर ये मान लो टी टी है, दोनों कैपिटल टी है तो दे आर होमोजाइगस। अगर ये टी और स्मॉल टी है तो दिस इज हेट्रोजाइगस, ठीक है। द कंडीशन इन विच द क्रोमोसोम पेयर कैरी सिमिलर एलील ऑफ ए जीन, अगर सेम सिमिलर है, सिमिलर एलील है, ठीक है। इट इज अ प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग होते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं है कि डोमिनेंट ही होगा, रिसेसिव भी हमारे पास होमोजाइगस हो सकता है, जैसे वाई वाई, ठीक है, कलर का होता है ये, ठीक है। अब उसके बाद हेट्रोजाइगस की बात करें, द कंडीशन इन विच द क्रोमोसोम कैरी द डिसिमिलर एलील्स। डिसिमिलर मैंने बताया था टी टी, ठीक है, वाई और छोटा वाई, ठीक है। ये सारे हमारे पास हेट्रोजाइगस में आ गए। इसके बाद बात करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर देखो, अभी अगर एलील है, अगर हमारे पास क्या है, एलील है, ये कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है, ये एक अलील है, तो इसमें क्या होगा, एक डोमिनेंट ट्रेट होगी और एक रिसेसिव ट्रेट होगी। तो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये कैपिटल टी, तो इसके जैसे सारे जो हमारे पास प्लांट्स आएंगे वो टॉल आएंगे, तो क्योंकि इसने ज्यादा एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को और टी स्मॉल टी ने कम एक्सप्रेस करा, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर विच एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन हमेशा किसमें होगा,
हेट्रोजाइगस कंडीशन में। इट इंडिकेट्स द कैपिटल लेटर। रिसेसिव की बात करें तो द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड, जो सप्रेस हुआ है इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। उसके बाद फिनोटाइप की बात करें तो ये फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। अब फिजिकल एक्सप्रेशन मतलब टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है, फैट है, थिन है, वो सारी बात हमारे हमारे बाहर से कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, दिखावे में कैसा लग रहा है, ठीक है। और जीनोटाइप की बात करें तो ये जेनेटिक लेवल पे हो जाता है, हमारे डीएनए कैसा है, आरएनए कैसा है, ठीक है, क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैरेक्टर। हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड हमारा आएगा नॉन आइडेंटिकल पेरेंट्स। अगर नॉन आइडेंटिकल पेरेंट्स हमारे पास वहां पे प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे हमारे पास हाइब्रिड बनेगा, मतलब मिक्सचर बनेगा, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसकी होंगी, तब हमारा वहां पे हाइब्रिड बनेगा। उसके बाद बात करते हैं प्यूनिट स्क्वायर की। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो कैलकुलेट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। कोई भी हम क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे, तो उसमें कितने जीनोटाइप, देखो फिनोटाइप तो आप बता सकते हो देख के, जीन लेवल पे जाना इट इज डिफिकल्ट, और उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है बाय द प्यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेंडल साहब के कुछ लॉज के बारे में। मेंडल साहब के कुछ लॉज दिए थे उन्होंने इनहेरिटेंस के। सबसे पहली बात, मेंडल ने क्या करा, कंडक्ट कराई हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पीस फॉर 7 साल। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। एंड उसने प्रपोज किया द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ लॉज दिए उन्होंने, ठीक है। द मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स, मतलब 7 पेयर, ठीक है जी, varieties as pair which were similar except one character with contrasting trait, ठीक है। स्टेप्स क्या थे उनको, मतलब एक क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस करवाने के लिए क्या क्या स्टेप थे। सबसे पहली बात, उन्होंने 2 पी प्लांट लिए, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के। उसके बाद ई मैस्कुलेशन, हम पढ़ के आए हैं, अगर बायसेक्सुअल फ्लावर है या फिर प्लांट है तो ई मैस्कुलेशन करवानी जरूरी है ताकि हम उसे फीमेल प्लांट बना सके। तो रिमूवल ऑफ एंथर करवा दिया ताकि हम अपने पोलन ग्रेन वहां पे शेड कर सके, ठीक है, क्योंकि मेंडल कर रहा है तो ये सारी चीजें आर्टिफिशियली हो रही हैं, ठीक है। तो मेंडल जैसा चाहेगा वैसा होगा, तो इसलिए उसने क्या करा, इमेस्कुलेशन करवाया और एंथर को उड़ा दिया ताकि वहां पे कोई सेल्फ पोलिनेशन का चांस ना रहे, और जो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसके वो पोलन ग्रेन वहां पे शेड करके सारी चीजें कंप्लीट करवाएगा। तो दिस इज अ फीमेल पेरेंट, पोलिनेशन करवाई, कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड ट्रांसफरिंग टू द फीमेल, कलेक्शन एंड जर्मिनेशन, सीड बन गई अब ऑफस्प्रिंग की। मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। अब वो 7 पेयर क्या थे देख लेते हैं। स्टेम हाइट थी, स्टेम हाइट में क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, चाहे तो वो टॉल होगी चाहे ड्वार्फ होगी। फ्लावर का कलर था, चाहे वॉयलेट होगा चाहे व्हाइट होगा। फ्लावर की पोजीशन थी, किस फ्लावर, चाहे तो वो टर्मिनल होगा चाहे एक्सियल होगा। पोड की शेप, इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड। पोड का कलर ग्रीन या येलो। सीड की शेप राउंड या रिंकल्ड। सीड का कलर येलो या ग्रीन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें से क्या पूछते हैं आपसे, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा के दे देंगे, ठीक है, कुछ भी लगा के दे देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। मान लो इन्होंने दे दिया सीड का साइज, अब साइज की तो इसने कोई बात नहीं की थी ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है, ये सारे आपको पढ़ के जाने की, हाँ साइज के बारे में मेंडल ने कोई बात नहीं करी, तो ओड वन आउट में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, सीबीएसई में भी आ सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ए क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 पेरेंट डिफरिंग इन वन कैरेक्टर पेयर। एक पेयर में हो, चाहे तो वो मतलब टॉल है, ड्वार्फ है, एक ही कैरेक्टर है ना, हाइट की बात कर रहे हैं, और 2 पेरेंट की बात तो करेंगे ऑब्वियसली, अगर किसी को कंपेयर करना है तो 2 प्लांट्स तो लेंगे ना, तो 2 प्लांट्स डिफरिंग इन द वन कैरेक्टर पेयर। एग्जाम्पल, मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उसने क्या किया, क्रॉस करवा दिए, ठीक है। तो इसका ये रिजल्ट जो है, ये मैं आपको क्रॉस समझाने के बाद बताती हूँ। ये क्रॉस है हमारी, ठीक है। उसने क्या किया, टॉल लिया, टॉल हमारे पास ये होमोजाइगस डोमिनेंट, उसके बाद ये ड्वार्फ लिया होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है जी। दोनों को क्रॉस करवा दिया, क्रॉस करवाया तो इसका क्या हुआ, एक गैमेट निकला टी निकला, इसका क्या हुआ, एक गैमेट निकला टी निकला, इन दोनों को क्या किया, क्रॉस करवाया। क्रॉस करने से जो हमारी F1 जनरेशन निकली वो निकली टी। अब मैं आपको बता के आई हूँ कि डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करे, तो इस केस में हमारे पास ज्यादा एक्सप्रेस कौन करेगा, टी करेगा। तो यहाँ पे सारे प्लांट्स कैसे होंगे, F1 जनरेशन में टॉल होंगे, टॉल होंगे, हेट्रोजाइगस टॉल होंगे, पर ये याद रखना कि हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल होंगे। अब क्या करें, हम सेल्फिंग करवा देंगे इनकी। सबसे पहली बात हमने क्या किया, पेरेंट्स को क्या किया,
गैमेट्स बना के उनकी F1 जनरेशन निकाल ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस, मतलब जो हमारी F1 जनरेशन निकली है उसको अपने साथ ही क्रॉस करवा देंगे। अब पहले इसके गैमेट निकालते हैं। सबसे पहली बात हम गैमेट निकालेंगे। गैमेट निकालने का मतलब एक एक निकाल दो, उसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकाल दो। अब जैसे यहाँ पे तो सिमिलर थे तो हमने एक इसका निकाल दिया, एक इसका निकाल दिया। अब इसमें क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इसमें क्या होगा, टी निकाल दिया और ये टी निकाल दिया, छोटा टी निकाल दिया। ऐसे ही इसमें टी निकाल दिया और टी निकाल दिया। इनकी करवा दी हमने क्रॉस, इनकी करवा दी हमने क्रॉस। तो सबसे पहली बात हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करवा देंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। सबके साथ क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आने वाले हैं। तो जो F2 जनरेशन आएगी वो ये आएगी। ठीक है, इसमें आप ये बता दो सबसे पहली बात, दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में क्या लग रहा है कि टॉल है, ड्वार्फ है, फिनोटाइप बता दो। टॉल दिख रहे हैं, 3 टॉल दिख रहे हैं और एक ड्वार्फ दिख रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो तो मैंने आपको वैसे ही बता दी। तो फिनोटिपिक रेशियो जो होगी हमारे पास, फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गई हमारे पास, टॉल इज टू ड्वार्फ 3:1, 3:1। ठीक है जी, फिनोटाइप बता दिया बहुत इजीली। अब जीन्स की बात करेंगे, जेनेटिक लेवल पे क्या हो रहा है। जेनेटिक लेवल पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास टॉल है होमोजाइगस, एक हमारे पास ड्वार्फ है होमोजाइगस और दो हमारे पास हेटेरोजाइगस टॉल है। दो हमारे पास क्या है, हेटेरोजाइगस टॉल है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे जीन्स में। ठीक है, तो A1:2:1 ये हमारी जीन्स के लेवल पे हमारे पास क्या आ गई है, जीन्स के लेवल पे हमारी रेशियो आ गई है। तो यही लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे यही लिखा हुआ है। क्योंकि आपके यहाँ पता है सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन की, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताओ, तो आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये लिख के दे दिया है ताकि आप इसको मतलब याद करके वहां पे लिख सको। ठीक है, और ये क्रॉस आपको परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, फिनोटाइपिक रेशियो मैंने बता दी 3:1 आई है। मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो एक होमोजाइगस टॉल आया था, दो हेटेरोजाइगस टॉल आए थे, एक होमोजाइगस ड्वार्फ आया था। तो ये रेशियो आ गई हमारी। ठीक है, मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर प्लांट्स एंड ट्रेट। ही प्रपोज्ड दैट सम फैक्टर वर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो सीधा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ गए हैं। नाउ इट इज कॉल्ड द जीन्स, इनको बोलते हैं हम जीन्स। डू नॉट यूज टी फॉर टी एंड डी फॉर ड्वार्फ। ऐसी बात नहीं है, अलग अलग चीजें यूज नहीं करेंगे हम कि आप ड्वार्फ के लिए डी यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ये वैसे कॉन्सेप्शन है, ये बताने की बात नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये आपको पेपर शीट में नहीं लिख के आना क्योंकि इट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, तो इसमें से बात हो गई 1/4 ऑफ द रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड टू दिस, 1/2 या फिर रैंडम फर्टिलाइजेशन लीड्स टू दिस एंड 1/4 अगेन लीड्स टू दिस। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो मेंडल उसने सेल्फ पोलिनेट करा F2 को, ही फाउंड दैट ड्वार्फ F2 पोलिनेटेड कंटिन्यू टू जनरेट ड्वार्फ प्लांट और F3। तो ऐसे करते करते हमारे पास क्या है, जीनोटाइप्स आते जाएंगे। तो ये मेंडल का इनहेरिटेंस था ऑफ द वन जीन। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको सब कुछ बना के आना है, फिनोटाइप बताना है और जीनोटाइप बताना है। ठीक है जी, इसके बाद कुछ आती है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात कर लेते हैं। देखो अगर हमारे पास मान लो हमारे पास क्या है, हमें F1 जनरेशन पता है, ठीक है, पर हमें पेरेंट नहीं पता। मान लो F1 जनरेशन आई है ये, ठीक है, F1 जनरेशन आई है टॉल। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता अब ये टॉल किससे आई है, किससे आई है ये टॉल। चाहे तो टॉल देखो ये भी हो सकता है या फिर और ये भी हो सकता है। तो अगर हम पेरेंट की जीनोटाइप पता करना चाहें, अगर हमें ऑफस्प्रिंग की पता है और हम पेरेंट की पता करना चाहें तो उस केस में हम टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस की मदद लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास बैक क्रॉस, क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड विद इट्स एनी पेरेंट। और टेस्ट क्रॉस में हम क्या करेंगे, कुछ भी हम F1 जनरेशन ले लेंगे और उसको रिसेसिव के साथ करवा देंगे। अब रिसेसिव तो यही होगी ना, इसके साथ क्रॉस करवा देंगे। जैसे कि देखो हेट्रोजाइगस हमने ये ले लिया, जो अभी हमने पढ़ा टॉल टॉल वाला, हेट्रोजाइगस ले लिया, उसको क्रॉस करवा दिया होमोजाइगस रिसेसिव से। हमारे पास गैमेट्स बने, सबसे पहले गैमेट्स निकाल लिए, इसका सिर्फ एक ही गैमेट बना, ये निकाल लिया। इसको अगर क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमने रिजल्ट देखेंगे कि 50% हमारे टॉल आएंगे और 50% हमारे ड्वार्फ आएंगे। तो हमेशा यही बात याद रखनी है कि टेस्ट क्रॉस में हमेशा जो आपका फिनोटाइप आएगा दैट विल बी 1:1। ठीक है, और ये टेस्ट क्रॉस क्यों यूज करते हैं हम, अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर पता करने के लिए, क्योंकि फिनोटाइप तो हम देख के बता देंगे ना भाई कि कैसा है। जीन्स पता करनी है हमें, जीन्स जेनेटिक लेवल पे जाना है और देख के बताना है। तो अननोन जीनोटाइप के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि किस लिए हम टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं और इसकी क्या रेशियो रहेगी। ठीक है,
और एक क्वेश्चन आ जाता है आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि नंबर ऑफ गैमेट्स बताओ। तो नंबर ऑफ गैमेट्स बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर n, जहां पे n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब ये क्या है, ये है होमोजाइगस, ये क्या है, ये भी होमोजाइगस, अब ये क्या है, दिस इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये दिए, ये दे रखा है, इसमें से सिर्फ ये वाला जो है ये होमोजाइगस है और सारे हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो 2 की पावर 3 होके ये हो जाता है हमारे पास 8 गैमेट। समझ में आ गया? आगे बात कर लेते हैं। अब मेंडल ने कुछ लो दे दिए, अब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर दी और दे दिए अपने 2 लो। ठीक है, बाद में वो डाई हाइब्रिड क्रॉस भी करेगा और तब भी अपने लो देगा, पर उसने पहले मोनोहाइब्रिड पे क्या दे दिया, अपने 2 लो दे दिए। वो था पहला लो, लो ऑफ डोमिनेंस। क्या था? सबसे पहली बात उसने बोला कि जितने भी कैरेक्टर हैं उनको बोलेंगे हम फैक्टर, और फैक्टर अकर इन पेयर, जैसे कि मैंने बताया पेयर में होंगे। ठीक है, इसके बाद इन अ डिसिमिलर पेयर, मतलब किसकी बात कर रहा है, हेट्रोजाइगस की बात कर रहा है। ठीक है, ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर। बता दिया भाई, सब कुछ बता के आ चुके हैं, जो इसने परफॉर्म किया वो यहाँ पे लिख दिया, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये है, तो ये क्या करेगा, अगर एक वाला, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो एक क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, यही इसने बोल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है जी, सेकंड लॉ की बात करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखो मैंने क्या बताया था यहाँ पे क्या बताया था, अगर अगर हमारे पास सिमिलर चीजें हैं तो गैमेट निकाल दिया। ठीक है, गैमेट निकाल दिया। अगर हमारे पास डिसिमिलर चीजें आ गई तो यहाँ पे सेग्रीगेशन होगी, यहाँ पे सेग्रीगेशन होगी, और इंडिपेंडेंटली वो अपनी सेग्रीगेट करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टी वाला सेग्रीगेट हुआ या फिर सिर्फ स्मॉल टी वाला निकला, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सब कुछ क्या होगा, सेग्रीगेट होगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं इसको। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब हम गैमेट बना रहे होंगे, द फैक्टर और अलील ऑफ अ कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, अलग हो जाते हैं। ठीक है, सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन टाइप ऑफ कैरेक्टर। होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस सिमिलर गैमेट, हेटेरोजाइगस में हमारे पास 2 काइंड ऑफ गैमेट बनेंगे, मैंने बता दिया यहाँ पे टी टी और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये मैंने बता दिया आपको, ये गैमेट बना, ये गैमेट बना, ये गैमेट बना, ये सिमिलर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया? आगे बात कर लेते हैं। अब आएगा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। उसने एक जीन देख ली, अब 2 जीन लेके देखेगा, वो नहीं मान रहा भाई, वो नहीं मान रहा मेंडल। उसने क्या किया, पहले एक जीन का क्रॉस करवाया, अब मैं 2 जीन का करवाऊंगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस, इट इज अ क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। वहां पे सिर्फ एक लिया था, टॉल है, ठीक है देख लिया। अब देखेगा ये क्या, सीड का शेप देखेगा और सीड का कलर दोनों साथ में देखेगा। तो क्या है, क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट विद द राउंड शेप्ड एंड येलो कलर्ड सीड्स एंड रिंकल शेप्ड एंड ग्रीन कलर्ड सीड। ठीक है, आर आर वाई वाई, क्रॉस विद आर आर वाई वाई। ये है रिंकल्ड, ये है रिंकल्ड, क्या है, रिंकल्ड ग्रीन, और ये है राउंड येलो, राउंड येलो। ठीक है जी, यहाँ पे ये पेरेंट हो गए, ये गैमेट हो गए, इसका गैमेट सेग्रीगेट करेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा लो आएगा, एक थर्ड लो दोबारा आएगा। इसने डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए अलग लो बना दिया, सेम है जैसा कि अब हम लो ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ के आए हैं फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा ही इसने क्या बना दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि अगर हमारे पास 2 करेक्टर हैं, अगर हमारे पास 2 करेक्टर हैं तो दोनों इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या करेंगे, दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, ये अपना अलग निकलेगा, ये अपना अलग निकलेगा, तो सब कुछ अलग अलग हो रहा होगा। ठीक है, ऑन ऑब्जर्विंग द F2 मेंडल फाउंड दैट द येलो एंड द ग्रीन सेग्रीगेटेड इन 3:1 एंड राउंड एंड रिंकल इन 3:1। देख लेते हैं एक बार, ये मैं आपको समझा रही हूँ, एक बार पूरी पूरी क्रॉस आपको समझा दूं। सबसे पहली बात क्या करी इन्होंने, इन्होंने पेरेंट ले लिए। ठीक है, उसके बाद गैमेट्स निकाले इसके, वाई आर। ठीक है, गैमेट्स निकालिए। अब इनकी क्या करी हमने, F1 जनरेशन निकाल दी। इसको फ्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, वाई वाई आर आर। ठीक है जी, राउंड और येलो ही निकले हैं, जैसा वहां निकला वैसा ही यहाँ पे निकला है। अब इनकी फिर सेल्फिंग करवाएंगे। अब सेल्फिंग के दौरान आपको ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है। जितने भी गैमेट हैं यहाँ पे देखो, कैसे गैमेट गैमेट निकालने अगर आपको आ गए ना तो आप क्रॉस अच्छे से कर लोगे। कैसे होगा अब ये, मान लो हमारे पास क्या है, आर आर वाई और आर ये। ठीक है जी, एक तो हमारे पास क्या गैमेट बनेगा इसमें, आर आर वाई बनेगा, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई बनेगा, एक हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा,
और हमारे पास क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। तो ये चारों होंगे गैमेट्स। ठीक है, अब इन गैमेट को हमको करवाना है क्रॉस। तो एंड रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपके पास फिनोटाइप आएगा। पेरेंटल में क्या था, रिकम्बिनेंट क्या है, ये सारे आपके पास मेजरली मैं बात बता दूं, मेजरली आपके पास जो आएगी रेशो वो आएगी ये फिनोटिपिक रेशो आएगी 9:3:3:1। ठीक है, और जीन्स की बात करें तो जीन जेनेटिक लेवल पे हमारे पास ये रेशो आएगी। तो ये मैंने नोट्स आपको इसलिए प्रोवाइड कर रखे हैं क्या, ताकि आप इनको पढ़ो और एज इट इज पढ़ के वहां पे लिख के आ सको, आपके पास एक कंटेंट हो लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना थोड़ा कंफ्यूजमेंट में दे रखा है ये सारी चीजें कि कहाँ लिखी है, क्या चीज लिखूं क्या चीज नहीं लिखूं। तो मैंने यहाँ पे आपको स्पष्टीकरण करके दे दिया है और आपको ये क्रॉस बनानी जरूरी है। ठीक है, अब आएगा थर्ड लो, मैंने बता दिया कि इंडिपेंडेंट असॉर्ट होंगे अगर दो कैरेक्टर है तो हमारे पास व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर आर देयर द फैक्टर पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्योंकि अगर मान लो ये था हमारे पास, ये एक गैमेट था, ठीक है, F1 जनरेशन थी ये, ठीक है, F1 थी ये, तो यहां से क्या हमारे पास क्या क्या गैमेट निकल रहे हैं बता दो, बताओ। ये था, ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या निकलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई और हमारे पास स्मॉल आई स्मॉल, ये हमारे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है क्या, आखिर है क्या। तो एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, हर एक जीन के पास एक प्रोटीन होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्या होगा, ट्रेट होगा, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन की फॉर्म में होगी वो वहां पे प्रेजेंट होगी। हेटेरोजाइगस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलील होते हैं। यहाँ पे क्या है, चाहे तो अनमोडिफाइड, हमारे पहले जमाने में क्या होता था, अनमोडिफाइड हमारे पास क्या हो रहा है, अलील हो रहे हैं, जहाँ पे वो डोमिनेंट होते हैं। अगर अनमोडिफाइड है, पहले जमाने के हैं, तो डोमिनेंट होंगे और अनमोडिफाइड होंगे। अब जैसे ही टाइम चेंज होने लगा, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होने लगी, वहां पे कुछ म्यूटेशन होने लगी, ठीक है, कुछ चेंज होने लगा। तो चेंज होने के कारण वो बन गए रिसेसिव। अब रिसेसिव कैसे बने, चाहे तो उनके बीच में जो एंजाइम है या फिर जो प्रोटीन बन रहा था वो चाहे तो नॉर्मल बना या फिर लेस एफिशिएंट बना, ठीक है, चाहे तो वो नॉर्मल फंक्शन कर नॉन फंक्शनल बना, फंक्शन ही नहीं कर रहा, या फिर कोई एंजाइम ही नहीं बना। तो ऐसे क्या करके हमारे पास क्या हुआ, डोमिनेंस का वो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब अदर नॉन मेंडेलियन फैक्टर की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे। इसमें क्या है, जैसे आपका मैं बता दूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है हमारे पास क्या है, दो ट्रेट थी, ठीक है, एक डोमिनेंट थी एक रिसेसिव थी। इनमें से क्या हुआ, इंटरमीडिएट बन गया, दोनों में से कोई भी हमारा क्या हुआ, फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हुआ, कुछ इंटरमीडिएट बन गया, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, एक रेड कलर का फ्लावर है एक व्हाइट कलर का फ्लावर है, दोनों में से कोई भी हमारा नहीं बना, इंटरमीडिएट बना जो कि पिंक कलर का फ्लावर बना। तो ये क्या हो गई हमारे पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है इसके, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, 4 o'clock जिसका मिराबिलिस जेलापा, इसका फिनोटाइप जो आएगा वो आएगा हमारे पास क्या, 1:2:1, और जीनोटाइप भी हमारे यहाँ पे सेम आएगा, जीनोटाइप भी हमारे यहाँ पे सेम आएगा। दोनों फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप फिनोटाइप रेशियो इज इक्वल्स टू जीनोटाइप रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बता गई। कोर डोमिनेंस मतलब इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा लील होगी, कोर डोमिनेंस। ठीक है, सब अपने आप को क्या करेंगे, बढ़ा चढ़ा के अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का बहुत बड़ा एग्जांपल है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कंट्रोल्ड बाय जीन आई से कंट्रोल होंगे। दिस जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। द जीन आई हैज 3 अलील, मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल भी है ये, क्योंकि एक से दो से ज्यादा अलील है यहाँ पे, आई ए आई बी और आई। ठीक है, आई ए आई बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द, इनकी शुगर जो होती है वो अलग होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल आई, डजंट प्रोड्यूस, क्योंकि स्मॉल आई में कोई भी शुगर हमारी प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, आई ए आर प्रेजेंट टुगेदर, दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, दिस इज ड्यू टू कोर डोमिनेंस, दिस इज ड्यू टू कोर डोमिनेंस। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये देख लो, अगर हमारे पास क्या है, एक ब्लड ग्रुप है तो उस पे एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा, बी पे बी होगा, ए बी पे चाहे ए बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे और ओ पे कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब जिसका एंटीजन होगा उसकी एंटीबॉडी नहीं होगी, ये याद रखना है। ठीक है, अगर ए है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा, तो एंटीबॉडी डिफरेंट होगी। ठीक है, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो एंटी बी, एंटी ए, नन, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है तो यहाँ पे नन, और यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो दोनों आ सकते हैं। अब दोनों की बात करें तो अगर मान लो कैसा ब्लड ग्रुप हो सकता है, अगर ए हुआ तो ऑब्वियसली ए होगा, या फिर ए ओ हुआ तो इसमें डोमिनेंट कौन सा है, ए वाला,
तो ए वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा। ऐसे ही हमारे पास बी बी और बी ओ है, यहाँ पे तो बी ही निकलेगा और यहाँ पे बी वाला एक्सप्रेस कर जाएगा तो बी ही निकलेगा। यहाँ पे तो बी ही है और यहाँ पे ओ है। समझ में आ गया। मल्टीपल एलिलिज्म मैंने बात कर दिया अभी। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक से ज्यादा ब्लड हमारे पास क्या है, मोर देन 2 अलील प्रेजेंट है सेम कैरेक्टर के लिए। ब्लड ग्रुपिंग के लिए से 2 अलील से ज्यादा प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। और ये हम पॉपुलेशन में फाइंड आउट करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कहीं भी रैंडम 10 बंदों में हम या फिर एक ग्रुप में कैलकुलेट करने, ये पॉपुलेशन की स्टडी होती है, ठीक है। पॉलीजेनिक जीन्स, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, जीन्स मतलब बहुत ज्यादा जीन्स, ठीक है। तो इन द हेरिटेंस इन इट इज द हेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, मल्टीपल जीन से कंट्रोल होगी। जैसे कि ह्यूमन का स्किन कलर, ह्यूमन की हाइट, ठीक है। इट कंसिडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट, द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, द इफेक्ट ऑफ ईच एलील एडिटिव। मतलब हर एक जो जीन है, हर एक जीन का जो सम होगा, मान लो ये जीन 1 है, ये जीन 2 है, ये 2 है, ये जीन 3 है, तो यहाँ पे सबका कैरेक्टर वहां पे रिफ्लेक्ट होगा रिजल्ट में, ठीक है। सबको एड ऑन होगा, ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर की बात करें, अज्यूम कर लेते हैं 3 जीन्स हैं ए बी सी, कंट्रोल ह्यूमन स्किन कलर, द डोमिनेंट फॉर्म इज दिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क ग्रीन। अगर दोनों बड़ी 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 हैं तो यहाँ पे डार्क कलर होगा, ठीक है। और अगर मान लो ये है तो यहाँ पे लाइट कलर होगा, फेयर कलर होगा। और अगर इंटरमीडिएट कुछ आ रहा है तो जितनी ज्यादा इनकी जीन्स की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, ये याद रखना है। जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट अलील gives the darkest skin color, genotype with all the recessive allele gives the lightest color, therefore genotype with 3 dominant allele and 3 recessive gives an intermediate skin color, thus number of each type of allele determine the darkness and the lightness of color। मतलब हर एक जीन की वैल्यू होगी, ऐसी बात नहीं आपके पास बहुत सारी जीन्स हैं तो कुछ एक दो की वैल्यू होगी, नहीं, हर एक जीन काउंट करेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्लियोट्रॉपी की। यहाँ पे प्लियोट्रॉपी मतलब एक जीन है और उसके बहुत सारे हमारे पास क्या है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक जीन है मान लो, उससे क्या हो रहा है, हमारी हाइट भी डिटरमाइन हो रही है, उससे हमारा आई का कलर भी डिटरमाइन हो रहा है, हेयर का कलर भी डिटरमाइन हो रहा है। तो एक ही जीन है पर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो ठीक है। मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सच ए जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। In most cases, the mechanism of pleiotropy is the effect of a gene on the metabolic pathway which contribute toward the different phenotype. इसके एग्जांपल है starch synthesis in pea, sickle cell anemia, phenyl ketonuria। ये हम बात करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। इनकी अभी आप टेंशन मत लेना। phenyl ketonuria में sickle cell anemia, the mutant gene has the many phenotypic effect, ठीक है। यहाँ से mental retardation, reduction, ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं आगे वाले लेक्चर्स में। starch synthesis in pea plant देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय बीबी जीन, ये जीन होती है, ठीक है। देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस, अगर छोटी बीबी होगी तो लेसर एफिशिएंसी होगी स्टार्च में और प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। समझ में आ गया। साइज ऑल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी वो दिखाएगी। साइज देखो हमारे पास क्या है, बिग राउंड, ये रिंकल्ड, ये आ गई शेप, एक करेक्टर आ गया शेप, ठीक है जी। ये प्लियोट्रॉपिक एग्जांपल है, एक करेक्टर आ गया शेप, राउंड है और रिंकल्ड है। दूसरा हमारे ग्रेन्स का साइज आएगा, ग्रेन्स का साइज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया तो ये आ गया बी बी, ठीक है। अब इसको सेल्फ करवाएंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकलेगा। अब ये रिजल्ट निकले में एक बिग राउंड निकला, एक इंटरमीडिएट निकला, मतलब कि साइज प्लस राउंड, ठीक है। और एक निकला हमारा स्मॉल रिंकल्ड। तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक तो ग्रेन्यूल्स के साइज की बात हो रही है और एक शेप की बात हो रही है। तो प्लियोट्रॉपी हो गया ना, एक जीन जो कि कंट्रोल कर रही है हमारे दो फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो शायद आज के लिए इतना ही है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम कल करेंगे, इसके आगे आने वाले टॉपिक्स हम कल करेंगे। क्वेश्चंस भी इसके कल हो रहे होंगे क्योंकि मिक्स्ड अप क्वेश्चन है, तो कल ही मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगी। और तब तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, बहुत इजीली पढ़ाने की कोशिश की है। अच्छे से इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करो, दोबारा देखो, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको। और बस रिवाइज करो, लास्ट मोमेंट है अभी, यही बहुत सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है। बस यही कहूंगी, तब तक के लिए, कल तक के लिए पढ़ते रहे, हसल करते रहे। जय हिंद, जय भारत।